हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज हमारी इस सीरीज की पहली क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन रिपीटेड टॉपिक्स। ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते हैं, हम उन टॉपिक्स के ऊपर पीवाईक्यूज करने वाले हैं। सो गाइस, ये जो क्लासें रहने वाली हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके एग्जाम के पर्पज से, बिकॉज इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चीजों को बता रहा हूँ आपको। ये जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ ये रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर है, वो ऐसे टॉपिक्स जो कि एवरग्रीन है, जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में। तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करने वाली, ये कंप्लीट सीरीज रहने वाली, जिसमें आपको अपकमिंग डेज में और भी क्लासेस मिलेंगी। डेली शाम को 6 बजे आपको हमारे इसी चैनल पे क्लासेस मिल जाया करेंगी। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपसे इस तरह के नोटिफिकेशन मिस ना हो, और इस तरह की वीडियोस को आपको शेयर करना है उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा, और जैसे कि मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं वीडियोस लेकर के आऊँ आपसे चैनल इस पे जितने भी नोटिफिकेशन है इस तरह की वीडियोस के, वो मिस ना हो आपसे। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। प्लस हमने व्हाट्सएप पे भी चैनल बनाया हुआ है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, जिसपे मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह होती है तो मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो इन सभी के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन करके लेके आऊंगा आपके सामने 10 क्वेश्चन, और आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करना है एट द एंड। और इस क्लास में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया जाएगा, जिसमें आपको उस क्वेश्चन को करके और इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा कि उसका राइट आंसर क्या है। देखते हैं स्टूडेंट्स कितना समझ पा रहे हैं चीजों को और कितना कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे, जबकि कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपको टफ लगे। लेकिन मैं बता दूं, चाहे इजी हो चाहे टफ हो, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को पिक किया है जो कि रिपीटेड मोड में आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सबसे प्रभावी है। अब गाइस देखो, आप कल असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, तो यहाँ पे आपका सबसे मेन काम क्या होगा? टीचिंग करना। तो इस तरह, इसी वजह से क्लासरूम टीचिंग से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे इफेक्टिव टीचिंग पे हो, चाहे इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे हो, चाहे क्लासरूम कम्युनिकेशन पे हो, या इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग पे हो, कुछ भी हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं उन क्वेश्चन को करवा रहा हूँ जो कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो गाइस देखो, यहाँ पर लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, सेमिनार मेथड है एंड प्रोजेक्ट मेथड है। व्याख्यान पद्धति, चर्चा पद्धति, संगोष्ठी पद्धति एंड प्रोजेक्ट पद्धति। तो गाइस देखिए, आप जैसे कि मैंने बताया कि आपको भी साथ के साथ कमेंट करना है। देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर सही आंसर कर पाते हैं। तो गाइस देखिए, पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी प्रोजेक्ट मेथड। इसमें क्या है, आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जिसके ऊपर आप काम करते हैं, खुद से चीजों को सीखते हैं। सो लर्निंग बाय डूइंग वाली जो चीजें वो यहाँ पे आ जाती है, और ऐसे में एक स्टूडेंट की जो पावर है लर्निंग की, वो हाईएस्ट होती है इस वाले लेवल पे। सो प्रोजेक्ट मेथड इंश्योर्स लर्निंग बाय डूइंग एंड इट डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग आती है एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आती है। आप चीजों को करके सीखते हो, प्रैक्टिकली नॉलेज आप गेन करते हो। अच्छा, बाहर के देशों में प्रोजेक्ट मेथड को बहुत अच्छा मतलब हाईएस्ट मेथड में गिना गया जाता है टीचिंग लर्निंग में। लेकिन इंडिया में मैंने देखा है कि प्रोजेक्ट मिलते तो हैं आपको, आपने ग्रेजुएशन में भी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, पीजी में भी काम किया होगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट को आपने कितने दिल से किया है और कितना उस पर आपने टाइम लगाया, कितना उसे सीखा है आपने, उन चीज़ों पे हमारे इंडिया में ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि यहाँ पर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे स्टूडेंट्स रिसर्च कर सके, क्योंकि हमारे इंडिया में रिसर्च कल्चर नहीं है। ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स सीख नहीं पाते हैं, फिर पीएचडी करने में घबराते हैं कि पीएचडी कैसे करेंगे, रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश करेंगे, थीसिस कैसे लिखेंगे। जब आप प्रोजेक्ट करोगे ना, तो वहीं से आपकी रिसर्च की जो तैयारी स्टार्ट हो जाती है। और इंडिया में जब प्रोजेक्ट ही अच्छे से नहीं बनवाए जाते हैं स्टूडेंट्स से, तो फिर ये दिक्कत आती है। तो कल को जब आप प्रोफेसर बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स पे कि वो प्रोजेक्ट अच्छे से बनाएं और एक्चुअल में उनकी खुद की मेहनत हो। ऐसा नहीं कि मार्केट से परचेज करके लिया है प्रोजेक्ट और उसको सबमिट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ को मेक श्योर करना फ्यूचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। भाई ये तो ऐसा क्वेश्चन है, एनटीए का मतलब मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ और बने ना बने, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन, स्टेप ऑफ रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में बनता है, और घुमा घुमा के पूछते हैं, हर तरीके से पूछते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च का वो क्या है? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, रिव्यूइंग लिटरेचर, कलेक्टिंग डेटा एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव।
तो गाइस देखिए, आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च सारे याद कर लेने, जितने भी स्टेप्स होते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेंगे। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लास्ट स्टेप क्या होता है रिसर्च का, या कई बार मिडिल स्टेज पूछ ली जाती है। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च आपको पता होने जरूरी है। अनुसंधान की पहली अवस्था क्या है? समस्या की पहचान करना, साहित्य की समीक्षा करना, आंकड़े संग्रह करना या उद्देश्यों को निर्धारित करना। तो गाइस देखिए, ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो पहला स्टेप होता है रिसर्च का, दैट इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। अगर इसी क्वेश्चन में आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम ऑप्शन में गिवन ना हो और गिवन हो फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, ऐसे गिवन हो फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, अगर ये लिखा हो तो उस केस में ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे कि मैंने बताया कि ये स्टेप ऑफ रिसर्च है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, ये पहला रिसर्च का अब मतलब वो ऑप्शन में गिवन था और ये ऑप्शन में गिवन नहीं था। तो जैसे कि मैंने कहा कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस आपको ध्यान रखना है कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं। तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम या फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, एक ही बात है ना। फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन का मतलब है कि आपने क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर लिया कि हमें किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है और हमें इसका आंसर निकालना है। चाहे वो प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर लो, चाहे प्रॉब्लम को लिख दो। फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन मतलब आप चाहे क्वेश्चन को लिख, क्वेश्चन की फॉर्मेट में उसको लिख दो, तो उसका वही जो है आंसर हो जाएगा। समस्या की पहचान करना जो है आपका पहला स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस में। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? सो रिसर्च ऑलवेज बिगिंस विद रिकॉग्नाइजिंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। अगर आ जाए एग्जाम में कि डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, तो बिल्कुल यही आपका फर्स्ट स्टेप होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एग्जाम में अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन टॉपिक वही रहता है, इसीलिए इस तरह के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन कम्युनिकेशन कॉनोटेशन रेफर्स। अब कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन देखने को ये मिला है कि अब इन टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो कॉनोटेशन और डिनोटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, अभी रिसेंटली जून में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और ये भी आपकी पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कम्युनिकेशन में कॉनोटेशन का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है कॉनोटेशन का? लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग, टेक्निकल मीनिंग या फिर स्टैंडर्ड मीनिंग। संचार में कॉनोटेशन का अर्थ क्या होता है? शब्द का शाब्दिक अर्थ, छिपा हुआ या निहित अर्थ, तकनीकी अर्थ या फिर मानक अर्थ। तो गाइस देखो, दो ही तरह की डेफिनेशन होते हैं किसी भी वर्ड के, एक कॉनोटेशन मीनिंग होती है और एक होती है डिनोटेशन वाली मीनिंग। तो हम दोनों को समझ लेंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। चलिए मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉनोटेशन क्या होता है। इट इज द कल्चरल और इमोशनल एसोसिएशन बियॉन्ड द डिक्शनरी मीनिंग, इसको डिनोटेशन बोलते हैं। नहीं गाइस देखिए, डिक्शनरी मीनिंग का मतलब होता है डिनोटेशन, और अगर डिक्शनरी मीनिंग से बियॉन्ड उसकी मीनिंग कुछ और निकल के आ रही है जो कि रिलेटेड है कल्चरल या इमोशनल एसोसिएशन उसके साथ, तो फिर वो कॉनोटेशन कहलाएगा। तो सिंपल टर्म्स में बात करें तो कॉनोटेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा वर्ड जो कि डिक्शनरी में तो उसकी और मीनिंग लिखी हुई है, लेकिन वो जो डिक्शनरी में मीनिंग लिखी है उसके बियॉन्ड एक मीनिंग है जो कि हमारे कल्चर से रिलेटेड है, जिसको हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, तो उसको हम कॉनोटेशन बोलेंगे। और डिनोटेशन क्या हो जाएगा? डिनोटेशन का मतलब है जो कि डिक्शनरी में लिखी हुई है, डिक्शनरी मीनिंग का मतलब होता है डिनोटेशन। सो इट इज द लिटरल और ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड डिवॉइड ऑफ एनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स और एसोसिएशन। मतलब इसका किसी फीलिंग से एसोसिएशन से मतलब नहीं है, जो डिक्शनरी में लिखा हुआ है वही इसका मतलब है ना। तो यहाँ पर जो डिनोटेशन है इसका मतलब डिक्शनरी मीनिंग, नाम से पता चला, और कॉनोटेशन का मतलब बियॉन्ड डिक्शनरी मीनिंग। जैसे एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। चाइल्डिश, अगर आप बोलोगे भाई आपके अंदर जो हरकतें चाइल्डिश वाली हरकतें हैं, तो चाइल्डिश मतलब क्या? बचकाना हरकतें हैं। अब यहाँ पर चाइल्डिश का मतलब तो बच्चों से रिलेटेड है, लेकिन उसकी मीनिंग कुछ और निकल के आ रही है। मतलब आपके अंदर जो हरकतें हैं ना, वो मतलब उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, आप बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो। तो अगर आप देखेंगे इस वर्ड की मीनिंग एग्जैक्ट जो आपकी डिक्शनरी में, वो कुछ और ही बता रही है कि जैसे बच्चे किस तरीके से बिहेव करते हैं उस तरह की मीनिंग है, लेकिन हम यहाँ पर एक बड़े बड़े पर्सन को, मेच्योर पर्सन को रेफर कर रहे हैं कि आपके अंदर जो मतलब आपकी जो भावना है, जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, बहुत चाइल्डिश है। तो यहाँ पर गाइस जो आंसर है कॉनोटेशन का, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉनोटेशन का मतलब क्या था कि जो कि डिक्शनरी में मेंशन नहीं है, आपके कल्चर से रिलेटेड है, या आप उसको बचपन से सुनते आ रहे हो, वही आप उसकी मीनिंग समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग हो जाएगी। जबकि लिटरल मीनिंग क्या हो जाएगी? मतलब जो डिक्शनरी में मेंशन है वो आपका फिर डिनोटेशन होता है ना। तो नाम से पता चला है, डिनोटेशन मतलब डिक्शनरी में मीनिंग लिखी हुई है, और कॉनोटेशन का मतलब कि आपके कल्चर से रिलेटेड है, आपने बचपन से जो सुनते आ रहे हो आप वही उसकी मीनिंग समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है इंडिया में? तो गाइस देखो, आपके पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है
और जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडिया में जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना। जैसे पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है, पहली उर्दू यूनिवर्सिटी कौन सी है, पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी कौन सी है, इसके अलावा पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, पहली विमेन यूनिवर्सिटी कौन सी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। इस तरह के जो क्वेश्चन आपको सारे कर लेने चाहिए। तो गाइस देखो, भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था, तो ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी थी जो कि इंडिया में पहली ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से हुई थी। 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और इग्नू को 1985 में किया गया, 1985 में किया गया है। तो सेकंड नंबर पे इग्नू है और फर्स्ट नंबर पे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं बता दूं कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लास ले ली है। जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, इसके स्टैब्लिशमेंट ईयर्स के ऊपर मैंने क्लास ऑलरेडी ले ली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की पर्पज से। तो आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए रिसर्चर रीयूज देयर ऑन प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क विदाउट एक्नॉलेजिंग इट, व्हाट इज इट इज कॉल्ड। तो अगर कोई ऐसा रिसर्चर है जो कि अपने पूर्व प्रकाशित कार्य को बिना मान्यता दिए दोबारा उपयोग कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सेल्फ प्लेजरिज्म। ऑप्शन नंबर सी आत्म साहित्यिक चोरी। तो गाइस देखो, प्लेजरिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते रहते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कई बार लेवल पूछ लिए जाते हैं कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की गलतियां कौन सी होती हैं, है ना, तो ये आपको पता होना जरूरी है। अच्छा, मोस्ट कॉमन टाइप्स क्या होते हैं प्लेजरिज्म के, तो ग्लोबल प्लेजरिज्म होता है जिसमें आप कंप्लीट इंटायर टेक्स्ट कॉपी कर लेते हो, ग्लोबल प्लेजरिज्म। वर्बटिम प्लेजरिज्म का मतलब होता है जहां पे आप कुछ वर्ड्स डायरेक्टली कॉपिंग समवन वर्ड्स, आप उनके वर्ड्स चोरी कर ले, तो सारे नहीं लेकिन कुछ वर्ड्स आपने चोरी कर लिए। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि आपने किसी के काम को चोरी किया लेकिन उसको पैराफ्रेज कर दिया। मतलब मैं कार से घर जा रहा हूँ, ये एक लाइन है, और घर जा रहा हूँ मैं कार से। तो ये बात तो एक ही हुई लेकिन अलग अलग तरीके से बोली जा रही है, इसका मतलब पैराफ्रेजिंग है। तो यहाँ पर हम किसी के काम को चोरी करते हैं लेकिन उसको हम पैराफ्रेज कर देते हैं, तो लगता है कि हमारा खुद का आइडिया है, जबकि हमारा आइडिया नहीं है, वो किसी और का आइडिया है। पैचवर्क प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजराइजिंग पार्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, मतलब हमने अलग अलग 4-5 बुक से अलग अलग 2-2 पेज कॉपी करे और एक नई बुक बना दी, तो इस तरह की बुक को क्या कहा जाएगा, पैचवर्क प्लेजरिज्म, जहाँ पे आपने पैचेस उठाए और उनको मर्ज करके एक नया कंटेंट बना दिया रिसर्च में, है ना। सेल्फ प्लेजरिज्म क्या होता है, जहाँ पे आप खुद के काम को कॉपी करके पेस्ट कर देते हो और उसको पब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो वो सेल्फ प्लेजरिज्म होता है जहाँ पे आप खुद के काम को कॉपी कर रहे होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन भी है। देखो गाइस कैसे करना है इसको। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज इंक्रीज बाय 20%, हमने एक बुक के प्राइस को पहले 20% से बढ़ाया एंड लेटर डिक्रीज इट बाय 20%, व्हाट इज द नेट चेंज, और बाद में इसको हमने 20% से डिक्रीज कर दिया, तो बताओ नेट चेंज कितना हुआ। अब गाइस देखो, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से करना है। सो गाइस देखो करना क्या है, यहाँ पे करना है x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100 और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर वैल्यू देखिए 20 और यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20% से पहले इंक्रीज किया, 20% से डिक्रीज किया और एक 20 मल्टीप्लाई बाय अगेन 20 की सेम वैल्यू है, डिवाइड बाय 100 कर दिया हमने। तो ये प्लस का 20 या माइनस का 20 आपस में कट गए और ये कितना हो गया, 2 0 से 2 0 कट्टा हो गए और ये 2 2 जा 4, मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का 4। तो यहाँ पर जो नेट रिजल्ट रहा है वो माइनस का 4 हो जाएगा, 4% से डिक्रीज होगा। और ये गाइस आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, वो कितना क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा एग्जाम में। बस ये कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। तभी मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की पीवाईक्यू जो मैं क्लासे लेके आ रहा हूँ इनको फॉलो करिए, इनको जरूर देखना। जितने भी अपकमिंग क्लासे में लेके आऊंगा ना, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्लासे रहने वाली हैं और इसी तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवाता रहूंगा अपकमिंग डेज में भी, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए, एग्जाम में आप एक बार में ही इसका आंसर इजीली निकाल पाएं। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क में देके जा रहा हूँ, मतलब दे देता हूँ, क्योंकि इसके बाद और भी क्वेश्चन करने हैं हमें। तो सिमिलर क्वेश्चन इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20%, बात 20% से हमने डिक्रीज किया, एंड देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, और हमने बाद में 25% से उनको इंक्रीज कर दिया। अब बताओ नेट चेंज कितना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप करो और मुझे कमेंट करके बताना है इसी वीडियो के नीचे कि इसका राइट आंसर क्या है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर निकाल पाते हैं। 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फटाफट से सॉल्व कर लो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। देखो गाइस,
सिर्फ क्लास देखने से कुछ नहीं होगा, खुद भी कॉपी पेन लेके बैठोगे तभी बात बनेगी। कॉपी प्लस पेन लेके बैठा करो और प्रैक्टिस किया करो मेरे साथ साथ। जब जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनने वाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस IPv4। अब देखो आईपी एड्रेस पे ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कितने बिट का होता है? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, कितने बिट का होता है? ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाई का क्वेश्चन है। तो वैसे सिंपल सा आंसर है, इसका होता है आपका 32 बिट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका IP4 होता है वो 32 बिट का होता है, और IP6 जो होता है वो 128 बिट का होता है। दोनों की फॉर्मेटिंग समझ लीजिए। यहाँ पर जो आपके नंबर होते हैं वो इस तरीके से विजिबल होते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 नंबर होते हैं। और यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, यहाँ पे केवल नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं जहाँ पर नंबर भी होता है और ABCD भी मेंशन होती है ना। तो इस तरीके से आपका IPv6 होता है। अब यहाँ पर लिमिट होती है नंबरों की, मैं बता दूं, ये जो नंबर है ना, ये मिनिमम तो 0 तक जाते हैं और मैक्सिमम 255 तक जा सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर जो नंबर्स मैं बता रहा हूँ ना, जो यहाँ पे नंबर्स यूज किए जाते हैं, ये जैसे यहाँ पे नंबर, कितने नंबर लिख सकते हैं? तो यहाँ पर मैक्सिमम 255 आ सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। और यहाँ पर मैक्सिमम जीरो, मिनिमम 0 आ सकता है, माइनस में नंबर नहीं होते हैं। तो ये IP4 की थोड़ा सा एक स्पेशलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड गैस जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पूछे जाते हैं, जो गैस से रिलेटेड होते हैं। विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? किसकी वजह से एसिड रेन होता है? पीवाई की क्वेश्चन है, कौन सा गैस जो उत्तरदायी आपके एसिड रेन के लिए, अम्लीय वर्षा के लिए? CO2, SO2, O3 या फिर CH4? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। सो गाइस द राइट आंसर इज SO2, ऑप्शन नंबर बी। एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx भी इसमें सम्मिलित रहती है, कॉजेज करती है एसिड रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको पता है कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में बार बार, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सीरीज है 2, 6, 12, 20 और डैश दे दिया है और 42। अब बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 से 6 के बीच में 4 का गैप है, 6 से 12 के बीच में 6 का गैप है, 12 से 20 के बीच में 8 का गैप है। और नेक्स्ट नंबर कितने का गैप होगा? आप देखेंगे 4, 6, 8, मतलब 2 नंबर करके बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट फिर 10 नंबर हो जाएगा। तो 12 और 10 कितना होता है? 30 होता है, मतलब 20 और 10 कितना होता है? 30 होता है यहाँ पर, है ना। तो नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? 12 का गैप हो जाएगा। तो अगर नंबर इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब या तो उसमें एडिशन हो रहा है या तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और अगर नंबर घटते जा रहे हैं तो वहां पर या तो डिवीजन होगा या तो माइनस होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे सोचना करना है वो भी आपको जरूरी है जानना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो गाइज, नंबर सीरीज के भी कितनी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिक टाइप होती है, डुअल टीयर होती है ना, और इसके अलावा और भी काफी सारे टाइप्स होते हैं जिसके थ्रू आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे मैथमेटिकल रीजनिंग हो, हर एक तरह की क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वीक है, आपको लगता है DI आपका वीक है, तो मैंने DI के लिए एक अलग से सीरीज बना रखी है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके विजिट करो, वहां पे आपको दिख जाएगा। इसका लिंक भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अदरवाइज इसका DI का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ पे क्लिक करके आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपका DI और स्ट्रांग हो जाएगा। लास्ट बैच के टॉपर्स रहे हैं ये, आप देख सकते हो 99.98 परसेंटाइल तक स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है हमसे पढ़ के। तो अगला नंबर आपका हो सकता है। हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एडवांस लेवल का पढ़ा दिया। तो पहले बेसिक कराएंगे, फिर एडवांस लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छे से हो जाए। अभी नवरात्रि डबल धमाका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, यहाँ पर आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस एक्स्ट्रा 100 मॉक टेस्ट मिल रहा है आपको फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए सभी कोर्सेज के साथ। NAV20 कूपन कोड है। तो वैसे देखो, अगर आप एग्जाम टारगेट पढ़ते हो ना, टू द पॉइंट पढ़ते हो, जो जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आज आपको प्रैक्टिस करवाई है, तो बहुत हाई चांसेस होगी कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं। आप 3 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कॉम्बो कोर्स इनरोल कर सकते हैं, बिकॉज अभी अप्रोक्स 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है। NAV20 कूपन कोड अप्लाई करती है, फीस आपकी 20% से रिड्यूस हो जाएगी। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, PDF नोट्स मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आपकी चॉइस रहेगी। अब गाइस इनरोल कैसे करना है? आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। एक काम जो कि आपको करना है, तो एक तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने फीडबैक दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपके
वर्ड से जो आप लिखते हो कमेंट सेक्शन में, उससे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में, अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। इसके अलावा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। जितने भी एस्पिरेंट्स है, चाहे आप किसी ग्रुप में ऐड हो वहाँ पे शेयर कर सकते हो, कोई फ्रेंड आपका तैयारी करे तो उनके साथ शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।